नमस्कार दोस्तों। हमारे राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें इसके पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था आचार्य मनु के बारे में, यानी जो भारतीय राजनीतिक विचारक है उसमें आचार्य मनु का नाम सबसे पहले आता है। तो आचार्य मनु के बारे में हमने जानकारी करी थी और किस प्रकार से उसने जो है राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में और राजा के बारे में बताया था। तो ये इससे पूर्व के वीडियो में हमने इन चीज़ों पर जो है चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे आचार्य मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में, आचार्य मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में। तो इससे पहले वाले जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और राजा के बारे में पढ़ा था। अब है कि राजा के कुछ कर्तव्य है वो मनु ने बताए। तो दोस्तों हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक है तो उन्होंने शासक के बारे में अपने तरह से जो विचार दिए थे कि किस प्रकार से एक शासक को किन किन मर्यादाओं के अंदर रहकर जो है कार्य करना है, तो वो उन मर्यादाओं को, उन सीमाओं को बिना लांघे वो कार्य करते थे। और एक यूं कह सकते हैं कि एक धर्मशास्त्र का या एक नीति शास्त्र का जो है राजाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। यानी कह सकते हैं राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, तो एक नैतिक विचार उसके अंदर दिखाई देते हैं। उसी कड़ी में जो है राजा के कर्तव्य आचार्य मनु ने क्या बताया मनुस्मृति के अंदर। पहला बताया कि शस्त्र धन धान्य सेना जल आदि से परिपूर्ण जो राजा है, शस्त्र यानी राजा के पास पर्याप्त मात्रा में क्या हो, शस्त्र हो। शस्त्र यानी सेना जिन हथियारों का उपयोग करती है और अपने नागरिकों की सुरक्षा करती है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करती है, तो उन चीजों का जो है पर्याप्त भंडारण हो, यानी अस्त्र शस्त्रों का पर्याप्त भंडारण हो। और वो अस्त्र शस्त्र भी जो है राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा और दूसरे राज्य के साथ जो युद्ध होते थे उन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीज थी वो शस्त्र थे। यानी अस्त्र शस्त्र है वो परिपूर्ण हो, सेना है अस्त्रों से सजी हुई हो, अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई हो, यानी पर्याप्त रूप से जो है सैनिक तैयारी के साथ रहे। फिर धन धान्य यानी आर्थिक समृद्धि की बात यहाँ हो रही है कि किस प्रकार से जो है एक राज्य को, क्योंकि जब हमने इनके सप्तांग सिद्धांत को पढ़ा था तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर एक अंग ये भी था कि कोष यानी वित्त विभाग, यानी राजा के पास जो है अपने कोष में पर्याप्त धन होना चाहिए। मान लो अगर कोई विपदा आ गई, कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस समय राजा को अपने कोष से लोगों पर खर्च करना होता था। तो वो किस प्रकार से कर सकता है, या आम जो परिस्थितियां होती है उसके अंदर किस प्रकार से जो है एक राजा अपनी प्रजा के लिए क्या क्या चीजें कर सकता है, तो उसके लिए जो खर्च होता है प्रशासन के लिए, सेना के लिए, या यूं कह सकते हैं कोई अन्य कार्यों के लिए जो जनहित के हो, लोक कल्याणकारी हो, तो उनके लिए जो है धन की जरूरत पड़ती है। तो धन धान्य से परिपूर्ण हो। और धन धान्य का मतलब राजा के पास ही नहीं, वहां के प्रजा के पास भी धन धान्य हो, और उसमें इसमें इसी विचार के अंदर संपत्ति की सुरक्षा भी छुपी हुई है। यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा जो है राजा के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? राजा के पास रहेगा। फिर है सेना, यानी एक राजा को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए। बिना सेना जो है एक राजा का किसी भी प्रकार से जो है वो राजा जो है सफल नहीं हो सकता बिना सेना के, क्योंकि सेना जो है आज भी है। आज की स्थिति क्या है, आज के देशों के अंदर भी जो सामरिक दृष्टि से अगर कोई भी देश है वो मजबूत होता है तो जो है उस देश का दुनिया के अंदर नाम भी होता है और वो है देश में एक सक्षम देशों की श्रेणी में आता है। तो पर्याप्त रूप से सेना हो। सेना में तीनों ही प्रकार की सेनाएं, उस समय जो है दो ही प्रकार की सेनाएं, जैसे कोई जल मार्ग से जाती थी या थल मार्ग से जाती थी, तो वो उन दोनों के ऊपर जो है राजा पर्याप्त ध्यान रखेगा और वो सेना से परिपूर्ण रहेंगे। फिर है जल आदि से परिपूर्ण, यानी पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था हो और जो है खेती के लिए या यूं कह सकते हैं अन्य कार्यों के लिए जो जल की जरूरत पड़ती है, तो वो बेसिक सी चीज है उसकी जो है पूर्ति हो। फिर है गिरि दुर्ग से सुरक्षित राज्य, यानी गिरि यानी चारों ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जो है खाइयां थी और बीच में पर्वत यानी पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ होता था, वो सुरक्षित गिना जाता था दुर्गम है स्थान पर, ताकि क्या है कि जो दुश्मन की सेनाएं हैं वो आसानी से वहां नहीं पहुंच सके
और दुर्ग का अगर घेरा भी डाले तो उस घेरे को पार करने में उसको समय लगे, तब तक जो है राजा प्रत्युत्तर में कार्रवाई कर सकता है। तो गिरि दुर्ग दुर्गों की श्रेणी में गिरि दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ, यानी पर्वतीय दुर्ग। कौन से? पर्वतीय दुर्ग दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। फिर है राजा नियम पूर्वक यज्ञ आदि का आयोजन करें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं उन्होंने जो है सबसे पहले विचार दिए वो कहीं ना कहीं धार्मिकता और नैतिकता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां थी। तो जो है नीतिपूर्ण, यानी जो धार्मिक आयोजन है वो करे समय पे। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह, ऐसे अपने जो है कई प्रकार के यज्ञ हमने सुने हैं, देखे हैं। जो है पौराणिक कथाओं में या यूं कह सकते हैं राजाओं की कहानियों में सुने हैं। वो यज्ञों का जो है नियम पूर्ण, यानी नियमों के अंदर रहकर, धार्मिक नियमों के अंदर रहकर जो है यज्ञ आदि का आयोजन करेगा, यानी धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, शासक की धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। फिर है ब्राह्मणों के यथासंभव, जो ब्राह्मणों को यथासंभव दान दे। जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, उनको जो है यथासंभव दान दे। कौन देगा? राजा। फिर है विभिन्न कार्यों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, किसी भी राजा को प्रशासन चलाने के लिए जो है अपने पास एक मंत्रियों या एक यूं कह सकते हैं मंत्री परिषद होनी चाहिए, एक अध्यक्षों की एक संस्था कह सकते हैं जिसमें बड़े बड़े विभाग आते हैं, वो होना जरूरी है, ताकि क्या कि राजा का जो प्रशासन है वो एक पारदर्शी और सुशासन की दृष्टि से देखा जाए। तो है उसके लिए विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करे, यानी हर विभाग के लिए जो है अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। फिर रणभूमि में पूर्ण शक्ति से युद्ध करे। अगर मान लो कोई दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, दुश्मन की सेना है जो अपनी सीमाओं पे आ गई है, तो राजा को पूर्ण शक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। ऐसा है जो मनु ने बताया है। फिर गोपनीयता बनाए रखना। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर राजा को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, ताकि कोई षड्यंत्र नहीं हो और राजा है वो षड्यंत्र का शिकार नहीं हो, उसकी जो राजनीतिक स्थिरता बनी रहे वो अस्थिरता की श्रेणी में नहीं आए। इस हेतु गोपनीयता बनाए रखे। कई ऐसी चीजें जिनको गोपनीय रखना चाहिए। फिर लोगों को स्वधर्म पालन हेतु प्रेरित करें। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय जो धार्मिक सत्ताएं ज्यादा प्रभावित करती थी राजनीतिक सत्ता को, तो लोगों का जो स्वधर्म है, यानी जो लोगों का खुद का धर्म है, उसके पालन हेतु वो प्रेरित करे। राजा ऐसी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करेगा, धार्मिक वातावरण बनाएगा, ताकि जो लोग धर्म के अनुसार यानी उचित व्यवहार करें। फिर है अगला कार्य है दोस्तों, वह है कूटनीति से परराष्ट्र संबंध सुदृढ़ करें। यानी ये परराष्ट्र संबंधों से संबंधित जो बात कही है कि एक राजा जो है विदेशों के साथ यानी अन्य राजाओं के साथ है वो किस प्रकार से जो है व्यवहार करेगा, तो वो संबंध है परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ है वो संबंध है वो सुदृढ़ रखेगा। यानी कूटनीतिक तौर पर जो है दूसरे देशों के साथ जो व्यवहार करेगा वो सुदृढ़ तरीके से एक अपनी नीति होनी चाहिए, विदेश नीति उसके आधार पर करेगा। फिर है प्रजा की सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा तय करे। यानी अपनी जो प्रजा है, क्योंकि राज्य का जो आधार है वो नागरिक होते हैं, तो नागरिकों की सुरक्षा करना राज्य का मुख्य ध्येय है। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो प्रजा की सुरक्षा और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी जो लोगों की जीवन यापन करने के लिए या यूं कह सकते हैं उनकी जीवन वृद्धि के लिए जो उनके पास साधन है, उन साधनों की सुरक्षा भी उसके जीवन के साथ साथ उनके साधनों की जो है सुरक्षा भी करना राजा का कर्तव्य होता था। तो ये मोटे तौर पे 8-10 जो है राजा के कर्तव्य थे। अब है क्या मनु का राजा है वो निरंकुश है? जब मनु के विचार अपन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्या जो राजा है वो निरंकुश है क्या? उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, यानी वो स्वेच्छाचारी है क्या? तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अपन अभी अपने पढ़ा था कि भाई जो धर्म का नियंत्रण रहेगा, राजा यज्ञ करेगा, लोगों को धर्म के लिए प्रेरित करेगा, तो उसमें जो है सबसे पहला बिंदु है धर्म का नियंत्रण रहेगा राजा के ऊपर। किसके ऊपर? यानी राज सत्ता पर जो है धार्मिक सत्ता का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। यानी राजा है बिना जो है धार्मिक नियमों को उल्लंघन किए हुए शासन करेगा। अगर उनका उल्लंघन करता है तो विधर्मी शासक कहा जाएगा और उसको शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो धर्म का नियंत्रण रहेगा। फिर है संस्थागत निर्णय नियंत्रण। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राजा, तो वो जो मंत्री होंगे उसकी सलाह से ही राजा कार्य करता है। तो मंत्रियों का कहीं ना कहीं
अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है नियंत्रण रहता है राजा के ऊपर। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। यानी बिना जो है मंत्रियों के सलाह मशवरे अगर राजा कार्य करता है तो वो राजा सफल नहीं हो पाता। फिर है राजा के लिए दंड का विधान। अगर राजा धर्म नीति के अनुसार या नीति सार के अनुसार जो है शासन नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड का विधान भी जो है इन्होंने बताया है। फिर बात करिए कि राजा के व्यक्तिगत गुण व दिनचर्या का निर्धारण। इन्होंने, क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि राजा को किस प्रकार से सात्विक जीवन जीना है, तो उसकी जो दिनचर्या होता है होगी। हमने पहले पढ़ा था कि दिन में नहीं सोएगा, दिवस जो है शयन नहीं करेगा, चौकन्ना रहेगा, जो है अपनी प्रजा के प्रति उसकी जो भावना है वो एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में रहेगी। तो व्यक्तिगत गुण है राजा के अंदर, यानी यूं कह सकते हैं राजा पराक्रमी, साहसी, उसके साथ काम भावना से मुक्त हो और जो है अपने प्रशासन पे ध्यान देने वाला हो, चतुर हो, कूटनीतिज्ञ हो। तो ये सारे गुण हैं जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। तो उनका भी एक व्यक्तिगत गुणों और उनकी दिनचर्या का निर्धारण है वो धर्मशास्त्र के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो उसके अनुसार ही चलना जो है राजा को होता था। है दोस्तों मंत्री परिषद। अब जो इनके राजा के सहयोग के लिए एक संस्था होती थी, उस संस्था को मंत्री परिषद कहा जाता। यानी कुछ एक मंत्रियों का एक समूह होता था। मंत्री यानी विभागों के अध्यक्ष। अलग अलग विभाग होते थे जो है प्रशासन के। तो उन विभागों के जो अध्यक्ष होते वो राजा के अधीन रख के कार्य करते और सारी जो रिपोर्ट है ग्राउंड से वो लाके राजा को देते थे। यानी वो लोग गाँव में जाते, देहाती इलाकों में जाते और वहां जाके जो है राजा के लिए जो काम करना होता था या यूं कह सकते प्रशासनिक कार्य थे उनका संपादन भी करते, साथ में फीडबैक भी देते थे। तो परामर्श का भी कार्य था। तो मंत्रिपरिषद है, राज कार्य में सहयोग है तो मंत्रिपरिषद अनिवार्य है। प्रत्येक राजा के पास राज कार्य में सहयोग करने के लिए क्या चाहिए? मंत्रिपरिषद अनिवार्य है। इसके बिना राजा शासन नहीं कर सकता। फिर मनु ने कहा कि सलाह के लिए आवश्यक, बार बार जब जो है अलग अलग समय जरूरत पड़ती है अगर राजा को, तो उस समय सलाह मशविरा किससे करेगा? वो मंत्रिमंडल से करेगा, मंत्रियों से करेगा। तो उन अध्यक्षों का रखना जरूरी है। फिर ये जो मंत्रियों की संख्या यहाँ मनोन बताई वो 7-8 मंत्री होने चाहिए। दोस्तों उस समय क्या है कि जो है जनसंख्या भी कम थी और राज्य की एक शुरुआत थी, स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण बिल्कुल एक प्रारंभिक काल में था। तो उस समय जो मंत्री है, यानी यूं कह सकते जो विभागों के अध्यक्ष है वो 7 या 8 बड़े बड़े विभाग होते थे, तो उन्हीं के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। तो 7-8 मंत्रियों की एक संख्या बताई है वो मंत्रिपरिषद के। फिर है कार्यों का विवरण, प्रशासनिक दक्षता है। तो अब प्रत्येक मंत्री के जो है कार्यों का बंटवारा किया जाएगा। उसी के आधार पर है जो वो अपने अपने विभागों की पूरी जानकारी रखेंगे। उनको जो कर्तव्य सौंपे जाते हैं उन कर्तव्यों का वो निष्ठा के साथ जो है निर्वहन करेंगे और साथ में जो है जनता की समस्याएं हैं उनको सुनकर जो है राजा तक पहुंचाने का कार्य भी, यानी एक राजा और प्रजा के बीच में जो कड़ी के रूप में है वो मंत्री कार्य करेंगे। तो उनके लिए कार्यों का वितरण होना और प्रशासनिक दक्षता है तो प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो है इन चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ मंत्रियों की योग्यता क्या होगी ये भी मनु ने बताया कि मंत्रिपरिषद के सदस्य धर्मशास्त्र, पहली योग्यता क्या है कि वो जो भी विभाग का अध्यक्ष बन रहा है वो है धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो। यानी धर्मशास्त्र के जितने भी धर्म से संबंधित शास्त्र है उनको पूरी जानकारी हो। यानी व्यक्ति पूरा धार्मिक होना चाहिए और उस धर्म के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, जो बेसिक उनके थॉट है उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, ताकि क्या कि आगे प्रशासन में वो है आसानी से उसको सुविधा रहे। फिर अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, पहले धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो, धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो। अर्थशास्त्र यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राज्य के लिए वो है आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो उस व्यक्ति को, वही मंत्री बन सकता है। मंत्रियों की योग्यताएं बताइए। फिर है काम शास्त्र में भी पारंगत हो, यानी जो दुनिया के अंदर जो उस समय भी जो है व्यभिचार या कोई अन्य ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उनके बारे में अच्छे से जानकारी, यानी पहले से उन परिस्थितियों को भापने की जो है जानकारी रखने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये मंत्रियों की योग्यताएं थी। फिर मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होंगे? अब ये मंत्री काम क्या करेंगे? संकट काल में राजा को परामर्श देंगे। संकट काल में क्या करेंगे? राजा को परामर्श देंगे। तो संकटकालीन स्थिति होती है, जैसे मान लो कोई राजा ने बाहर से आक्रमण कर दिया है, या यूं हो सकता है कोई आंतरिक विद्रोह हो गया है, या कोई सरदार ने विद्रोह कर दिया, कोई सेनापति ने विद्रोह कर दिया, तो उसको किस प्रकार से दबाया जा सकता है, किस प्रकार से उसका जो हल किया जा सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो
बिगड़ गई होती है। ऐसी स्थिति में संकट काल में राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों का बहुत आवश्यक कार्य होता था। फिर यह शांति काल में प्रशासनिक सहयोग देना, शांति कार्य के अंदर प्रशासनिक सहयोग देने का कार्य भी जो है मंत्रिपरिषद ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से प्रशासनिक कार्य होते हैं। फिर मंत्रियों द्वारा अपने विभागों का दक्षता से संचालन किया जाएगा। जो विभाग उनको सौंपे जाएंगे उनका दक्षता के साथ जो है कार्य करना वो मंत्रियों का होगा। फिर परराष्ट्र नीति लागू करने में राजा को सहयोग करना, यानी विदेशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित करने में या पड़ोसी राजा के साथ जो है संबंध स्थापित करने में जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है या जो अध्यक्ष है, जो सदस्य है, वो उस राजा को सहयोग करेंगे। फिर अगला जो बिंदु इन्होंने बताया दोस्तों वो है राजकोष या अर्थव्यवस्था, यानी एक राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। धन प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने क्या बताया, धन होता है, वित्त होता है, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। उनके बिना जो है कार्मिक कार्य नहीं कर पाते, सभी कार्मिकों को जो है वेतन देना पड़ता है। फिर विभिन्न कर बताए उन्होंने, बलि कर, वस्तु कर ही था ये भी। फिर चुंगी कर, यानी रास्तों पर चुंगियां लगी होती थी या नाके लगे होते थे, वो कर लेते थे आने जाने के लिए, जिनको आयात निर्यात कर भी कहते हैं। फिर दंड कर, यानी कोई जुर्माना लगाकर किसी के ऊपर जो है आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा के या उससे आर्थिक क्षतिपूर्ति करवा के ये कार्य जो है अर्थव्यवस्था के रूप में आते थे। फिर दंड व्यवस्था, तो अब इन्होंने दंड व्यवस्था के बारे में दोस्तों क्या बताया है कि दंड है वो राज शक्ति का निर्माणकारी तत्व है, यानी बिना दंड, दंड का मतलब न्याय व्यवस्था से भी ये जुड़ा हुआ, यानी किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, वह अनैतिक अधार्मिक कार्य करता है, तो उसको किस प्रकार से पनिशमेंट दिया जाएगा, किस प्रकार से उसको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, उसके लिए दंड राज शक्ति का निर्णायक तत्व है। यानी राजा को अगर शासन करना है तो उसके पास जो है दंड नामक शक्ति होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ना तो प्रजा उसके नियंत्रण में रह पाएगी और ना जो है वैदेशिक संबंध स्थापित हो पाएंगे। दंड व्यवस्था सुशासन का प्रतीक है। अगर सुशासन स्थापित करना है दुनिया अपने राज उस क्षेत्र में, तो दंड का विधान जरूरी है। फिर दंड की सर्वोच्चता क्यों है, दंड को सर्वोच्च क्यों माना है, उसके पीछे भी कारण बताए। दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है। पहली चीज तो जो दंड है वो सभी का रक्षा है, यानी जो भय होता है दंड से, यानी अगर मान लो व्यवस्था में कोई नियम बने हुए उसका उल्लंघन करता है, हमें उस व्यवस्था से डर लगता है, क्या लगता है, भय लगता है, तो उस भय से क्या होगा, मनुष्य आपस में संतुलित व्यवहार करेंगे, तो ये जो है सभी मनुष्यों का रक्षक है, क्या है, रक्षा करने में समर्थ है। दंड सर्वोच्च व सुमान्य होता है, सर्वोच्च और सुमान्य, क्योंकि दंड को सर्वोच्च इसलिए माना क्योंकि जो राज व्यवस्था बनानी है, जो वहां शांतिकालीन व्यवस्था बनानी है, लोगों के जीवन को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए दंड जरूरी होगा, तो वो सर्वोच्च है, सुमान्य, सभी उसको मानेंगे। फिर है सामाजिक व्यवस्था का रक्षक है, दंड है वो सामाजिक व्यवस्था का रक्षक है, यानी समाज के अंदर जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, या यूं कह सकते हैं सामाजिक शुचिता बनाए रखने के लिए जो है दंड की पूरी आवश्यकता होती है। बिना भय, बिना डर, बिना कानून के डर जो है कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। फिर है संपत्ति की सुरक्षा। अगर मान लो नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा है, राज्य की संपत्ति की सुरक्षा है, राज्य में होने वाले षड्यंत्रों से बचने की जो है सुरक्षा के लिए, ये सारे काम है वो एक दंड नामक व्यवस्था होती थी, यानी एक प्रक्रिया थी पूरी, लोगों को जो है पनिशमेंट देने की। अगर किसी ने धर्मशास्त्र के या नीति शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है तो उसको है प्रताड़ित करने के लिए, या उसको यूं कह सकते हैं सुधारने के लिए जो है दंड की पूरी आवश्यकता होती थी। तो संपत्ति की सुरक्षा के लिए दंड आवश्यक। फिर राज्य की वृद्धि के लिए, राज्य वही वृद्धि कर पाएगा जो दंड का जो उनका विधान होगा वो सक्षम तरीके से कर पाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में बड़े मंत्रिपरिषद, राजा के कर्तव्य, उसके बाद में आपकी दंड विधान या मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होंगे, राजा पर क्या राजा निरंकुश होगा, इन सारे जो है बिंदुओं पर विचार किया और अच्छे से उनको जानकारी करने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।